नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। साथ ही में महिपाल सिंह सर, प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी सर, राकेश दुबे जी और जितने भी प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको भी मेरा सादर अभिवादन है। और जैसा कि आज का विषय आत्मनिर्भर भारत है, तो मैं संक्षिप्त में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूंगी। सर, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन आ गया आपको? तो आत्मनिर्भर भारत जो विषय है पिछले कुछ महीनों से सभी की जुबान पर है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहा है और भारत की आत्मनिर्भरता की जो बात है उसमें बहुत से पहलू काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं विशेष रूप से 3 पहलुओं पर जोर देते हुए भारत की आत्मनिर्भरता के संदर्भ में कुछ अपने विचार रखना चाहूंगी। और वो 3 जो मूल विषय होंगे वो भारतीय भाषाएं, गांधीवाद और नई शिक्षा नीति। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर जो हम बात करते हैं वो क्या है। आत्मनिर्भर जो शब्द है, यदि हम उसका व्याकरणिक अध्ययन करें तो वो एक विशेषण और एक यौगिक शब्द है और संस्कृत भाषा का जो आत्म शब्द है वो अत धातु से बना है। और कुल मिलाकर यदि हम देखें तो जो आत्मनिर्भर यानी ऐसी निर्भरता, स्वयं के ऊपर ऐसी निर्भरता कि कोई और उस पर काम नहीं कर सकता है, यानी जो भी व्यक्ति है उसे अपना पालन या अपना जो भी कार्य है वो स्वयं करना है, वो आत्मनिर्भर कहलाता है। अब जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो वो कहीं भी हो, चाहे हमारे भारत देश हो, चाहे कोई अन्य देश हो विश्व के, या कोई व्यक्ति हो या कोई देश हो या कोई समाज हो या कोई संस्था हो, जब उसकी आत्मनिर्भरता की बात आती है तो 3 मूल कारक उसमें काम करते हैं। एक होता है आत्मविश्वास, दूसरा अपनी भाषा और अपनी भाषा में शिक्षा। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं और सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा या देश में आत्मविश्वास नहीं आएगा, देश के नागरिकों में आत्मविश्वास नहीं आएगा, तो वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में सामंजस्य है। और इसका आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको बड़े ही अपने वक्तव्य, अपने कथन के माध्यम से इसको बताया था कि जब व्यक्ति में आत्मविश्वास होगा और आत्मनिर्भरता होगी तभी उसको आत्मबल मिलेगा और तभी कोई कार्य वो कर पाएगा या आत्मा का विकास हो पाएगा। तो यही बात हम भारत के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि जो हम भारत की आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जरूरी है कि नागरिकों में आत्मविश्वास आए। और आत्मविश्वास नागरिकों में कब आएगा? जब वो अपनी भाषा में काम करेंगे, और अपनी भाषा में काम करने के साथ साथ बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। ये 2 चीजें हैं। अब देखिए, जो हमने कहा कि हम 3 बातों को लेके इस पर चलेंगे, तो आत्मनिर्भरता की जो पहली बात मैंने पहला कारक कहा कि भाषा, तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी भाषाई विविधता या हम कहें कि भाषिक संपन्नता के कारण विश्व का सबसे पहले नंबर का देश होता है। ऐसा कोई और देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। और जब हमारे पास इतनी भाषाई संपन्नता है तो निश्चित तौर पर हम इस समृद्धि का प्रयोग अपने आत्मनिर्भरता के लिए कर सकते हैं। और जहां तक हम देखें कि भारत का इतना व्यापक जो भाषाई स्तर है, तो इतनी ज्यादा भाषाएं हमारे भारत के पास हैं कि इसको हमें परिवारों में विभाजित करना पड़ा। हमारे साथ सभी हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदी साहित्य के लोग हैं, वो इन भाषा परिवारों से भली भांति परिचित हैं। तो भाषा के जो हमारा भारत का जो हिंद आर्य भाषा परिवार, उसमें आप देखिए हिंदी, उर्दू, मराठी, ये समस्त भाषाएं आती हैं। इसके बाद दूसरा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें हमारे दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये सारी भाषाएं आती हैं।
तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे भारत में भाषाई संपन्नता है। एक आप देखेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ये हमारे भारत में है, जो कि हमारा जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो हिस्से हैं वहाँ पर मुंडारी, संथाली, खड़िया भाषाएं बोली जाती हैं। वो सारी भाषाएं इस परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसी तरह से चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, इसमें हमारे जितने भी 7 सिस्टर्स या 7 बहने वाले हमारे जो प्रदेश हैं, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, वहाँ की जो भाषाएं हैं उनको इसमें रखा जाता है, माफ कीजिए। और एक परिवार होता है अंडमानी भाषा परिवार, जहाँ पर अंडमान निकोबार की भाषाएं जो है बोली जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास इतनी सारी भाषाओं के परिवार हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो हमारे भारत में अनुसूचित भाषाएं, यानी वो भाषाएं जिनको संविधान की सूची में रखा गया है, उन्हें हम अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। प्रादेशिक भाषाएं हैं, मातृभाषा है और संस्कृत तथा तमिल जैसी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो ये वो भाषाएं हैं जिनका हमारे पास खजाना है, हम कह सकते हैं हमारे भारत के पास। और जैसा मैंने कहा कि भाषाएं यदि हैं तो आत्मनिर्भरता बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी भाषाएं होंगी उतना हम विषय को समझ सकते हैं। और मूलतः यदि मैं एक विज्ञान लेखिका हूँ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो मनुष्य जो होता है वो मूलतः बहुभाषी होता है। कोई भी व्यक्ति होगा उसे एक से ज्यादा भाषा अवश्य ही आती है। और इसलिए आप देखते हैं कि जब बहुत सारी भाषाएं हमें आती हैं तो बहुत सारे जो विषय होते हैं उनको हम समझ पाते हैं। और विषय और भाषा की समझ का संबंध मस्तिष्क से होता है। यदि हमें कोई चीज समझ में आ रही है, यानी वो भाषा जिसको हम जानते हैं और उसके बारे में हम कुछ सुन रहे हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसका एक प्रतिबिंब बना देता है और हम उस विषय को समझ जाते हैं। तो भारत के संदर्भ में जब हम भाषाई स्तर पर बात करते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितनी भी भाषाएं हैं वो भारतीयों को आती हैं और हम बहुत सारे विषयों को समझ सकने की क्षमता रखते हैं। इसलिए वो जो विषय प्रतिबिंबता है वो हमारे भारतीयों का एक बड़ा ही, कहना चाहिए कि बड़ी सशक्त चीज है कि हम हर विषय को समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज हमने देखी, गांधी दर्शन के माध्यम से यदि हम आत्मनिर्भरता का विश्लेषण करें तो गांधी जी भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भाषा जो है, खासतौर पर उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा जो कि प्रत्येक भारतीय को आना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने जब हिंद स्वराज किताब वो लिख रहे थे तो 1909 में, तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था भाषा और शिक्षा के स्वरूप को लेकर। उनका कहना था कि यदि कोई मुस्लिम है तो उसे अरबी का ज्ञान होना चाहिए, यदि कोई हिंदू है तो उसे संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आज संदर्भ ऐसे हो गए हैं, आज परिवेश ऐसे हो गए हैं कि हम ये बातें नहीं बोल सकते क्योंकि उसे दूसरे ढंग से सोचा जाता है। लेकिन गांधीवाद में भाषा को इसलिए कहा गया था क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि यदि मातृभाषा में यदि व्यक्ति शिक्षा लेगा या भाषा पर जोर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो शिक्षा अपनी भाषा में लेगा। और इसके अलावा उस समय की सोच ये भी थी गांधी जी की कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी भाषा व्याप्त थी उससे भी उन्हें भारतीयों को दूर करना था, क्योंकि भाषा यदि बनी रहेगी तो वो जो गुलामी है, वो जो भाव है अंग्रेजियत का, वो लोगों की तरफ से नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात गांधीवाद में भाषा की दिखाई देती है। इसके अलावा जो गांधीवाद में दूसरी चीज आती है वो शिक्षा दर्शन था गांधी का। उसमें भी उन्होंने कहा था कि भारत के निर्माण में एक बहुआयामी योगदान के लिए गांधी का जो शिक्षा दर्शन है वो बहुत मायने रखता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से नई शिक्षा नीति में गांधी के शिक्षा दर्शन का ध्यान रखा गया है। जैसे गांधी कहते हैं कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज थी। इसी तरह से उनका एक और था कि जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आत्मा जो है वो उसका निर्माण हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, ये नहीं कि सिर्फ बस पढ़ लिया और बात खत्म हो गई। तो ये गांधी शिक्षा दर्शन की बहुत बड़ी चीज थी। और तीसरी चीज गांधी दर्शन की, शिक्षा दर्शन की थी, वो तात्कालिक उद्देश्य था। उसमें ये कहा गया था कि जो भी शिक्षा ग्रहण की जा रही है, अब ये रास्ता ना देखा जाए कि जब पूरी शिक्षा पूरी हो जाएगी तब रोजगार के
बारे में सोचा जाएगा। जहाँ से भी शिक्षा प्रारंभ हो रही है, वहीं से बच्चे में ये बात मन में आ जानी चाहिए कि जब शिक्षा खत्म होगी तो उसको जीविकापार्जन के लिए इस शिक्षा का किस तरह से उपयोग करना है। और चारित्रिक और नैतिक विकास की भी गांधी शिक्षा दर्शन में बात दिखाई देती है। और एक बुनियादी शिक्षा दर्शन जिसको मैंने कहा कि गांधी शिक्षा दर्शन में ये था कि बच्चा प्रारंभ से ही ये देखे कि उसको इस शिक्षा का अपने जीवन में किस तरह से उपयोग करना है या जीवन को चलाने के लिए। तो वहां आप देखेंगे कि बुनियादी शिक्षा जो है उस पर बहुत जोर दिया गया था कि जो भी व्यक्ति जिस भी अपने खानदान से आता है, जिस भी व्यवसाय से आता है, वो उसको आना चाहिए। तो ये सब बातें थी। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि टैगोर भी गांधी की तरह उनका भी यही मानना था कि यदि व्यक्ति को या समाज को शिक्षित करना है तो उसको शिक्षा सिर्फ उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर ली या अच्छे नंबर ले लिए वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का अस्तित्व जो है वो भी उससे प्रभावित होना चाहिए। ये सब चीजें टैगोर ने भी कही थी। तो जो नई शिक्षा नीति आई है आप उसमें देखेंगे कि टैगोर हो या गांधी हो या भाषा संबंधी चीजें हैं, इन सभी का समायोजन किया गया है। चूंकि समय का अभाव कम है इसलिए सिर्फ हम इन स्लाइड्स के माध्यम से देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में वो कौन सी चीजें जो हैं आई हुई हैं। और भाषाई आधार पर मैं बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इसमें नई शिक्षा नीति में जो एक चीज आई है कि एक तो मातृभाषा में सबको शिक्षित करना है बच्चों को, और दूसरी चीज एक आई है कि जो दूसरी मतलब विदेशी जो भाषाएं हैं, खासतौर पर कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं पर भी ध्यान दिया गया है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कि अभी भी लागू हो गया है स्कूलों में। तो हमारे देश के प्रदेश के जितनी भी भाषाएं हैं वो आपस में बच्चे उनमें इंटरैक्ट कर रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं। इस तरह से जो नई शिक्षा नीति है उसमें आप देखेंगे कि जो मूल विषय आप इस पर देख पा रहे हैं, मूल बिंदु, उनमें कहीं ना कहीं गांधी दर्शन, बुनियादी शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, ये सारी चीजें जो हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु इस नई शिक्षा नीति में आए हैं। और सबसे अच्छी चीज जो इस नई शिक्षा नीति में आई है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भरता की बात है या आत्मविश्वास की बात है वो हमारे युवाओं में नहीं आ पाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी भाषा का एक खौफ बच्चों में हुआ करता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को कम किया गया है और अपनी भाषा में शिक्षा पर जो जोर दिया है तो निश्चित तौर पर एक आत्मविश्वास बच्चों में आएगा और वो एक जो उनको एक मैंने कहना चाहिए कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था अंग्रेजी भाषा को लेकर, वो दूर होगा तो निश्चित तौर पर बच्चे जो हैं अच्छा कर पाएंगे। और आत्मनिर्भरता की एक और बात जो गांधी दर्शन में हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर कि गांधी कहते थे कि दो रास्ते हैं, एक है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो और दूसरी बात हुआ करती थी कि अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन हो। तो ये बात भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ी गई है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकने वाली स्थिति की पढ़ाई कर सकें, डिजिटल तकनीक में उसको अपना सकें। प्रौद्योगिकी के लिए भी बहुत सारी चीजें इसमें कही गई हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर भी नई शिक्षा नीति में बहुत सी बातें कही गई हैं। और इस तरह से एक सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहां हम आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रहे हैं और नई शिक्षा नीति जो आई है ये सब बहुत ही अच्छी सोच के साथ आई है। और आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति का अधिकार है और राष्ट्र का स्वप्न साकार होगा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसी कामना कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुब्रता जी। जय वर्मा जी जुड़े दिख रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा उनसे